हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 16। आज है क्लास 16। ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट की क्लास है और यूजी नेट जीआरएफ वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक ना। इसमें डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं और ये जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको मिलती है इसी चैनल पे। तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51। मैं आपको बता दूं कि क्लास 14 और क्लास 15 और क्लास 16, आज है क्लास 16 है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों क्लास, इन तीनों क्लास में दिसंबर 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट जीआरएफ का, तो उसी के प्रश्न पत्र को इन तीनों क्लास में रखा गया है, ठीक। तो बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। देखिए, पूरे व्याख्या के साथ मैं बताऊंगा, ठीक। व्याख्या के साथ इस क्लास को मैं बताऊंगा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर होगा डी, युगांत, स्वर्णधुली, लोकायतन और सत्यकाम। और क्या है? सत्यकाम। देखिए, ये चारों के चारों ग्रंथ किसके हैं? तो वह सुमित्रानंदन पंत जी के हैं। किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत जी के हैं। देखिए, आगे प्रकाशन वर्ष भी लिखा है, मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आगे लिखा है तो मतलब कि वहीं पे चलते हैं। देखिए, सुमित्रानंदन पंत के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम युगांत है 1936, स्वर्णधुली है 1947, लोकायतन है 1964 एवं सत्यकाम 1975 है। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचना कौन कौन? उच्छावास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। ग्रंथि 1920 इसका प्रकाशन वर्ष है। वीणा 1927 है। पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, अवाड़ी 1958, चितंबरा इत्यादि ये सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और फिर चौथा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके इतिहासकार कौन है? तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 है और इसके इतिहासकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1996 है और दूसरा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर वचन सिंह ने लिखा है। और पहला इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, वो लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1929 में। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने। कब? सन 2003 में। क्वेश्चन नंबर 53। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिशंकु, आलापसर, भूख आग है, विश्ववंश। 53 का ऑप्शन ए सही है। देखिए, त्रिशंकु की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1973, इसके नाटककार ब्रिजमोहन शाह। आलापसर की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है और इसके नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस है। भूख आग है, इसका प्रकाशन वर्ष 1998 और इसके नाटककार कौन है? कृष्ण बलदेव वैद्य। विश्ववंश की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1999 है और इसके नाटककार कौन है? राजेश जैन है। क्वेश्चन नंबर 54। लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन है? 54 का आंसर क्या होगा? तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड,
अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और रिवॉल्यूशन। जो उनका ऑप्शन ए सही है। आगे प्रकाशन वर्ष लिखा है, देखिए एथेटिक की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है, जिसके ग्रंथकार क्रोचे हैं। द सेक्रेट वुड की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है, और जिसके ग्रंथकार कौन है, टी.एस. एलियट हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, और इसके ग्रंथकार कौन है, रिचर्ड्स हैं। रिवॉल्यूशन इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, और इसके ग्रंथकार कौन है, फ्रैंक रेमंड लुईस। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सही अनुक्रम होगा ऑप्शन सी, कालिदास की निरंकुशता, रस मीमांसा, शुद्ध कविता की खोज है ये, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये गलती से हो गया है, शुद्ध कविता की खोज, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक ना, कालिदास की निरंकुशता है, रस मीमांसा है, शुद्ध कविता की खोज है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। देखिए कालिदास की निरंकुशता की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1919 है, और इसके आलोचक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। रस मीमांसा की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है, और इसके आलोचक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुद्ध कविता की खोज इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है, और इसके आलोचक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है, और इसके आलोचक कौन है, रामविलास शर्मा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सिद्धांत दिया है, यहाँ पे सिद्धांतकारों के नाम दिया गया है। सिद्धांत में कौन कौन है, द्वैत सिद्धांत है, द्वैत सिद्धांत है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। और सिद्धांतकार में कौन कौन है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य हैं, और माधवाचार्य हैं, और शंकराचार्य हैं। तो मिलान करना है कौन सा, मतलब कि किसका कौन सा सिद्धांत है उनके साथ मिलान करना है। तो द्वैत सिद्धांत किसका है, द्वैत सिद्धांत किसका है, तो वह माधवाचार्य का। एकाचार किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही है। द्वैताद्वैत ये किसका है, यह निम्बार्काचार्य का। और शुद्ध द्वैतवाद ये है वल्लभाचार्य का, और विशिष्टाद्वैत ये है रामानुजाचार्य का। ठीक, तो 56 का ऑप्शन बी सही है। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना दी गई, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। क्या करना है, मिलान करना है। चतुर्भुज दास की रचना कौन सी है, मीराबाई है, फिर श्री भट्ट है, फिर नंददास है। तो क्या करना है, मिलान करना है। रचनाकारों को उनकी रचना के साथ मिलान करना है। तो चतुर्भुज दास की रचना कौन सी है, तो इनकी है द्वादश यश, इनकी रचना है। मीराबाई की रचना कौन है, तो वह है राग गोविंद। श्री भट्ट की रचना कौन है, तो इनकी रचना है युगल शतक। और नंददास की रचना कौन सी है, तो वह है अनेकार्थ मंजरी। ए का 4, बी का 3 किस में है, और सी का 1 और डी का 2, तो ऑप्शन डी में है। देखिए 4 और 3 थोड़ा सा में ना लास्ट का चेंज हो गया है, तो इसीलिए मतलब इसी तरह क्वेश्चन मतलब कि पूछ देता है कभी कभी। तो 57 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे ग्रंथ का नाम दिया गया है, यहाँ पे लेखकों के नाम दिया गया है। ग्रंथ में कौन है, हित तरंगिणी है, सुदामा चरित्र है, माधवान लकमाल कंदला, उसके बाद विज्ञान गीता। इसमें लेखक कौन कौन, रहीम है, केशव दास है, आलम है, नरोत्तम दास है, और कृपाराम है। तो क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, इसको मिलान करना है ना। तो हित तरंगिणी किसकी है, हित तरंगिणी किसकी है, तो वह है कृपाराम की, 1 का 5। सुदामा चरित्र ये किसकी है, यह है नरोत्तम दास की। माधवन काम कंदला ये किसकी है, ये किसकी है, तो यह है आलम की है। और विज्ञान गीता ये किसकी है, तो यह है केशव दास की है। ठीक, तो ए का
ए का 5 और बी का 4 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी 58 का सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार, यहाँ पे रचना के नाम। रचनाकार में कौन? घनानंद है, बनारसी दास है, सेनापति हैं, मुबारक हैं और सुदर हैं। ग्रंथ में कौन कौन? अर्धकथानक है, काव्य कल्पद्रुम है, अलग शतक है और 12 मासा है। तो क्या करना है? मिलान करना है, मतलब रचनाओं को रचनाकार के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो अर्धकथानक ये किसका है? अर्धकथानक ये है बनारसी दास का है। ए का 2, ए का 2 किस में है? बी में। आपका बी आंसर सही है। काव्य कल्पद्रुम ये किसका है? यह सेनापति का है। और अलग शतक ये है मुबारक का। और 12 मासा ये किसका है? तो यह सुदर का। ठीक, 59 का ऑप्शन 59 का ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे देखिए लिखा भी कि अर्धकथानक बनारसी दास जैन का है, काव्य कल्पद्रुम सेनापति का है, अलग शतक मुबारक का है, 12 मास सुदर का है और यमुना यश ये घनानंद का है। अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन की आत्मकथा है जो पद्यात्मक शैली में लिखी गई हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है। पद्यात्मक शैली में लिखी गई हिंदी साहित्य का प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो वह है अर्धकथानक। किसकी है? इसमें बनारसी दास जैन की आत्मकथा है कि निम्न। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो मिस्टेक से उसकी टाइपिंग गलत हो गया था, तो इसके लिए उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी प्रेमाश्रय शाखा और डी ज्ञानाश्रय शाखा। तो सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो वो है ज्ञानाश्रय शाखा की। ऑप्शन डी से 61 का। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश है, दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहन थीं। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, लिखा कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथ का नाम दिया गया, यहाँ पे उनके रचनाकारों के नाम दिए गए। ग्रंथ में कौन कौन है? साहित्य का समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, फिर आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और उद्यतन। और रचनाकार में कौन कौन है? इंद्रनाथ मदान है, केदारनाथ सिंह है, अज्ञे हैं, नगेंद्र है और रामविलास शर्मा है। ठीक, तो क्या करना है? मिलान करना है, मिलान करना है। तो देखिए साहित्य का समाजशास्त्र ये किसका है? साहित्य का समाजशास्त्र ये है नगेंद्र का। ए का 4 ये नगेंद्र का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये किसका है? ये है रामविलास शर्मा की। तो ए का 4 और बी का 5 किस में है? तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान ये किसका? केदारनाथ सिंह का है। और उद्यतन ये किसका है? ये अज्ञे का है। ठीक, तो 62 का ऑप्शन बी सही है। देखिए साहित्य का समाजशास्त्र नगेंद्र का, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा का, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान ये केदारनाथ सिंह का है, अद्यतन ये अज्ञे का है और तुलसीदास चिंतन और कला ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यहाँ पे ना, यहाँ पे रचनाकारों के नाम, यहाँ पे रचना के नाम दिए गए हैं। तो रचना कौन कौन? छप्पर है, शिकंजे का दर्द है, अपने अपने पिंजरे हैं, झोपड़ी से राजभवन। और रचनाकारों में कौन कौन है? मोहनदास नेमिषराय हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, माता प्रसाद हैं, सुशीला टाक भोरे हैं और जयप्रकाश करदम हैं। तो क्या करना? मिलान करना है। छप्पर, देखिए छप्पर ये किसका है? छप्पर ये किसका है? तो ये है जयप्रकाश करदम का है। ए का 5, ए का 5, ए का 5 किस में है? ए में भी है, सी में भी है। फिर शिकंजी का दर्द देखते हैं कि
शिकंजे का दर्द ये किसका है? ये है सुशीला। यह सुशीला टक भोरे का है। ए का 5 और बी का 4। सुशीला टक भोरे का। ए का 5 और बी का 4 किसमें है? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नेमिसराय का है और झोपड़ी से राजभवन ये है माता प्रसाद का है। ठीक, तो 63 का ऑप्शन सी सही है। छप्पर 1994 ईस्वी ये क्या है? एक उपन्यास है। किसकी है? जयप्रकाश करदम की है। छप्पर 1994 उपन्यास है जयप्रकाश करदम का। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी किसका आत्मकथा ये है? किसका है? मोहनदास नेमिसराय का है। झोपड़ी से राजभवन सन 2002 में प्रकाशित हुआ था। किसका है? ये आत्मकथा है। किसका है? माता प्रसाद का। और शिकंजे का दर्द सन 2011 आत्मकथा है। सुशीला टक भोरे का है। और 25 चौका 150 सन 1993 में प्रकाशित हुआ था। ये कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और उपयुक्त सभी रचनाएं क्या है? दलित रचनाकारों की है। ये पांचों क्या है? एक दलित रचनाकार है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कहानियाँ हैं, यहाँ पे रचनाकार हैं। कहानियों में कौन कौन? यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी और कोसी का गठवार। कोसी का गठवार हम लोग मतलब कि पढ़े हैं कहानी को, इसी चैनल पे लगा हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। कौन कौन है? दूधनाथ सिंह है, शेखर जोशी हैं, कृष्ण सोबती हैं, विष्णु साहनी है और राजकमल चौधरी हैं। राजकमल चौधरी हैं। ठीक, देखिए जैसे कि आप लोग पता कोसी का गठवार, यहाँ पे डी मिला है। कोसी गठवार हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। तो कोसी का गठवार किसका है आपको पता है? अगर इसको मतलब कि थोड़ा सा भी आपको पता रहेगा कि ये किसका है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये कोसी का गठवार किसका है? तो यह शेखर जोशी का है। मैं मतलब ट्रिक बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। कोसी का गठवार हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो कोसी का गठवार किसका है? शेखर जोशी का है। शेखर जोशी का। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। कोसी का गठवार। यारों में यार, मान चलो कि अब दो ए में और डी में, और मतलब जैसे कि आपको पता है कि बी और सी तो हट जाएगा और ए और डी में आपको आंसर का पता लगाना है। तो इसी में से मतलब कि अब आपको थोड़ा आसान होगा कि चाहे ए होगा चाहे डी होगा इसका आंसर। ठीक, तो मछली मरी हुई, मछली मरी हुई ये किसका है? राजकमल चौधरी का है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है। और यारों की यार ये किसका है? तो ये कृष्णा सोबती का है। यारों की यार किसका? कृष्णा सोबती का है। तो ए का 3 किस में है? और बी का 5, तो वो है ऑप्शन ए में है। तो 64 का ऑप्शन ए सही है। सपाट चेहरे वाला आदमी ये किसका है? दूधनाथ सिंह का है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यारों की यार कृष्णा सोबती का है। मछली मरी हुई 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। राजकमल चौधरी का है। सपाट चेहरे वाला आदमी सन 1967 ईस्वी दूधनाथ सिंह का है। और कोसी का गठवार 1958 ईस्वी शेखर जोशी का है। और पाली 1989 ईस्वी विष्णु साहनी का ये कहानी है पाली। क्वेश्चन नंबर 65, लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे रचना दी गई, यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन कौन है? मृगावती हैं, मधुमालती हैं, चंदायन और अखरावट है। रचनाकार में कौन कौन है? जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, उस्मान है, कुतुबन है, मंझन है। क्या करना है? मिलान करना है। देखो मृगावती किसकी है? तो मृगावती है कुतुबन की है, मधुमालती मंझन की है, और चंदायन किसकी है? तो यह है मुल्ला दाऊद की है, और अखरावट जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो ए का 4 और बी का 5 किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। तो 65 का ऑप्शन बी सही है। मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1501 है। कुतुबन का मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन का चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद का और अखरावट किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान का है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 66 से 75 तक के प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए और दूसरे तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए।
मतलब कि 66 से 75 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें तर्क दिया है और रीजन दिया है, तो उसी को मतलब कि करना है। स्थापना ए में लिखा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, और तर्क में लिखा है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है, समन्वय होता है। तो 66 का आंसर क्या होगा? ए। ऑप्शन ए में लिखा है कि ए सही और आर गलत, बी में है कि ए गलत आर गलत, सी में है कि ए सही आर सही, और डी में है कि ए गलत और आर सही। तो इसका आंसर क्या होगा 66 का? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही और आर सही। देखिए, काव्य सुनाटक कम रम्यम अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर है, यह उक्त अभिज्ञान शकुंतल नाटक के संदर्भ में कही गई। नाटक के संबंध में भरत मुनि ने 8 रसों की विवेचना की है। नाटक में काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है, क्योंकि नाटक में पाठ्य गान, अभिनय तथा रस आदि का समावेश होता है। नाटक अर्थ और क्रिया से युक्त काव्य होता है। कथन ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा है कि स्थापना में कि काव्य अनुभूति का मूल आधार लोक अनुभूति ही है। तर्क में लिखा है कि क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत और आर गलत, और डी ए सही आर सही। तो 67 का आंसर क्या होगा? तो देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही आर गलत। ए में लिखा है काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति है, तो इसलिए ये सही है। और आर में लिखा है क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। ये बात गलत है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी काव्य की अनुभूति का मूल आधार लोक की अनुभूति ही है। काव्य के विस्तार के लिए कल्पना का होना अति आवश्यक है। कल्पना द्वारा ही उसके ज्ञान एवं भाव क्षेत्र का विस्तार करता है। काव्य तो प्राकृतिक मानव अनुभूति का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। काव्य अनुभूति के संदर्भ में कथन ए सही, परंतु आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, स्थापना ए में लिखा है केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है, और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क में लिखा है क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्यवर्धन के लिए न तो उतना उपयोगी है न कालजयी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही आर गलत, बी ए सही आर सही, सी ए गलत आर सही, और डी ए गलत आर गलत। तो 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों गलत है। ए भी गलत है और आर भी गलत है। देखिए, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। कविता का लक्ष्य सौंदर्य नहीं है, बल्कि कविता का लक्ष्य लोक रंजन एवं लोकमंगल से जुड़ी होती है। कविता संकुचित स्वार्थ संबंधों के दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। शिव कविता कामिनी के सौंदर्यवर्धन के लिए उपयोग एवं कालजयी होती है। अतः कथन एक और तर्क आर दोनों काव्य सौंदर्य के संदर्भ में असंगत है। क्वेश्चन नंबर 69, स्थापना ए में लिखा है कि आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत आर गलत, और डी ए सही आर सही।
तो 69 का आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सही, आर सही। देखिए, मनुष्य सदैव अपने पूर्वजों से सीखता है। आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियम कानून का ज्ञान सर्वाधिक है, क्योंकि मध्यकालीन युग में धर्म का जो मुख्य स्थान था वह अब इतिहास बन गया है। मानव अब धर्म के स्थान पर मानवता को प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 70, स्थापना में लिखा है कि साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन का को माना गया है। और तर्क में लिखा है क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। तो 70 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, ए में लिखा कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत और आर सही, और डी में कि ए गलत आर गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए सही आर गलत, ऑप्शन बी सही है। साहित्य सर्जन एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है, सही बात है, लेकिन क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होता है, गलत बात है। ये सामूहिक वाचन के लिए केवल नहीं होता है। साहित्य सर्जन का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना जाता है। कवि की अनुभूति लोक से परे होती है। कविता मूलतः स्वतः वाचन के लिए होती है, न कि सामूहिक वाचन के लिए, क्योंकि कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों की संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 में स्थापना में लिखा कि आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्वों का परिणाम है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशील दी है। तो 71 का आंसर क्या होगा? ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही और आर सही, और डी ए गलत आर गलत। तो 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही आर सही, दोनों सही है। ठीक, यहाँ पे लिखा है व्याख्या में कि आधुनिक परंपरा प्राचीन एवं नवीन का द्वंद्व है, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है। मनुष्य सदैव अपने पूर्वजों से सीखता है। भूतकाल में किए गए कार्यों पर इतिहास द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। व्यक्ति अपना विकास सदैव अपने पूर्वजों, पुरानी परंपरा एवं नियम कानून एवं संस्कृति को देखकर उसमें परिवर्तन करके नवीनता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 72, स्थापना में लिखा है कि भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तर्क आर में लिखा है क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत और आर गलत, डी ए सही आर सही। तो इसका आंसर क्या होगा 72 का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही आर गलत। भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। और तर्क में लिखा क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे, गलत बात है ये। देखो, हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, लेकिन काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, क्योंकि भारतेंदु युग से पहले अर्थात रीतिकाल में कवियों की प्रिय भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा में काव्य कर्म होता था, इसलिए भारतेंदु युग में भी कविताओं का सृजन ब्रज भाषा में होता था। खड़ी बोली में कविताओं का सृजन पूर्णतः द्विवेदी युग से प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्दावृत्ति अभिधावृत्ति कहलाती है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधावृत्ति से ही होती है। ऑप्शन ए में है कि ए गलत आर सही, बी में कि ए गलत और आर गलत, सी में कि ए सही
आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही और आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सी सही है 73 का? देखिए, किसी भी भाषा के शब्द को सुनने से संकेत के बल पर जो अर्थ प्रत्यक्ष पूर्त समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्दावृत्ति अविधावृत्ति कहलाती है। शब्द और अर्थ एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। भाषा में अर्थ ग्रहण अविधावृत्ति से नहीं होता बल्कि ध्वनि से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 स्थापना में लिखा है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क में लिखा है क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए गलत और आर सही। तो 74 का आंसर क्या होगा? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही और आर गलत। देखिए, कवि जिस समाज में रहता है उस सामाजिक वातावरण का प्रभाव उसके काव्य में देखने को मिलता है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होगी उनका साहित्य भी वैसा ही होगा। लेकिन साहित्य निर्माण में जाति की कोई भूमिका नहीं होती और न ही जातिगत कोई तत्व पाया जाता है। साहित्य किसी जाति को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज एवं सामाजिक वातावरण को प्रदर्शित करता है। और आज का क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। और तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए गलत आर गलत, बी ए गलत और आर सही, सी ए सही और आर सही और डी ए सही आर गलत। तो 75 का आंसर क्या होगा? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही और आर सही, मतलब दोनों सही है। लिखा भी है कि आज संपूर्ण विश्व विकास की दौर से गुजर रहा है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का परिणाम है। नव पूंजीवाद की अनेकों विकृतियों और अनेकों प्रारूपों का सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों को और ऐसे क्लास लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपको फिर बता दूं कि आदिकाल की 100 क्वेश्चन वाली क्लास इसी चैनल पर जो है अपलोड की गई है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और उस क्लास का आनंद लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।